नमस्कार श्रोताओं, कम्युनिटी कलर्स के आज के एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे गौरी। शुक्रवार रात के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर शो की तरह पिछली बार भी हमने ढेर सारी अहम बातें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, गलती इंसान से ही होती है। इसी तरह हमसे भी भारी चूक हो गई, लेकिन आपके प्यार और समझदारी भरे सुझावों ने हमें संभाल लिया। आपके धीरज और फीडबैक के लिए दिल से शुक्रिया। वादा है कि आज से हम और भी ध्यान पूर्वक तरीके से इस शो को आपके लिए तैयार रखेंगे, ताकि आपको फिर से इस परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आइए नई ऊर्जा और ताजगी के साथ आज के शो की करते हैं शुरुआत। जानते हैं कि इस हफ्ते दुनिया में और भारत भर में दिव्यांगजनों से जुड़ी ऐसी कौन सी अहम खबरें सामने आई हैं। लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर का। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के प्रोग्राम की न्यूज हेडलाइंस के साथ। हर तीसरे घर में फैल रही बीमारी, रेडिएशन का श्राप या विकास की सजा झेल रही जादूगोड़ा की जनता। बेटे को डाउन सिंड्रोम होने की मिल रही सजा, न्यूजीलैंड से लगाई मां ने गुहार। कर्नाटक के बागलकोट में पागल कुत्ते के हमले में 11 दृष्टिबाधित बच्चों सहित 15 घायल। जामडोली आश्रय गृह में मौतों को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। आ रहा है भारत का समावेशी यूपीएससी कोचिंग कार्यक्रम सेतु। शारीरिक कमी नहीं रोक पाई हुनर, नोएडा में दिव्यांग बच्चों ने व्हीलचेयर पर दिखाई अपनी कला। मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, दिव्यांग फैन से मिलकर खुश हुए कार्तिक आर्यन। 14 सितंबर को होगा सेमिनार प्रोग्राम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर, वॉइस, रिप्रेजेंटेशन एंड पर्सपेक्टिव। सुनेंगे डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का जादूगोड़ा इलाका, जहां भारत की पहली यूरेनियम खान 1967 में शुरू हुई थी, आज न्यूक्लियर ग्रेवयार्ड यानी कि परमाणु कब्रगाह बन चुकी है। यहाँ की आदिवासी बस्तियों में हर तीसरे घर में कोई न कोई विकलांगता या गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। बच्चों के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े, आंखें गायब, सिर छोटे आकार के या चेहरे पर गांठें, ये दृश्य आम हो रहे हैं। महिलाएं बार बार गर्भपात झेल रही हैं और कैंसर, बांझपन, त्वचा रोग या समय से पहले मौत यहाँ की हकीकत बन चुकी है। जादूगोड़ा की नदियों और तालाबों में यूरेनियम प्रोसेसिंग से निकला जहरीला पानी और धूल लगातार मिल रहे हैं। गांव वाले इस पानी को पीते हैं, उसी से खेती की सिंचाई करते हैं। परिणाम स्वरूप विकलांग बच्चों का जन्म और घातक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर रही हैं। कंपनियां रोजगार और विकास की बात करती है, पर असलियत ये है कि जिंदगी और स्वास्थ्य दांव पर लग चुके हैं। 20 साल की अनामिका ओराव, इनके चेहरे पर बड़ा ट्यूमर है, लेकिन इलाज के पैसे नहीं हैं। बहलही हेब्रिम अपने पैरों की विकृति के कारण घर में कैद होकर रह गए हैं। चटुआ दास की 5 संतानें जन्म के कुछ समय बाद ही मर गईं। ऐसे अनगिनत परिवार हैं जिनकी कहानी चीख कर सवाल पूछ रही है कि क्या विकास की कीमत इंसानी जिंदगियां हो सकती हैं। स्थानीय संगठन JOAR यानी कि झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि रेडिएशन का दुर्दैवी असर है।
भारत परमाणु ऊर्जा को भविष्य की ताकत मानकर तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जादूगोड़ा के कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसके बदले सिर्फ बीमारियां, कैंसर और विकलांगता मिलेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड से। ये एक संवेदनशील मामला है जिसमें प्रिंस नाम की एक मां पिछले 8 वर्षों से अपने बेटे जाप साहिब से दूर है। जाप को डाउन सिंड्रोम है और वो भारत में अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। 2016 में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन विभाग ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया था। कारण बताया गया था जाप की स्थिति देश की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। इसी नीति को एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ यानी ASH कहा जाता है। प्रिंस का कहना है कि ये पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने बेटे के स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा खर्चा खुद उठाने में सक्षम हैं। उन्हें सिर्फ अपने बेटे को अपने साथ रखने का अधिकार चाहिए। कई डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी इस मामले में मां का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी नीति के कारण विकलांग लोगों को केवल आर्थिक बोझ के रूप में देखा जा रहा है, जो नैतिक रूप से गलत है। उनका मानना है कि असल समस्या सरकार द्वारा शिक्षा और सपोर्ट सेवाओं में कम निवेश है, लेकिन उसका खामियाजा ऐसे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच प्रिंस ने मिनिस्टेरियल इंटरवेंशंस यानी कि विशेष अनुमति की अपील की है, जो कि इस समय सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने उन्हें सब कुछ दिया है, नौकरी, एक स्टेबल लाइफ, बस उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। ये मामला फिर एक बार सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या किसी बच्चे को उसकी विकलांगता के कारण मां से अलग रखना न्याय संगत है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल तो प्रिंस भारत में अपने बेटे के साथ रह रही हैं और न्यूजीलैंड सरकार से विशेष अनुमति की अपील कर रही हैं। इमिग्रेशन मंत्री के पास ये केस विचाराधीन है। मां का कहना है कि न्यूजीलैंड में स्थायी नौकरी और परिवार का सहारा रखते हुए वे अपने बेटे को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन दे सकती हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं कर्नाटक के बागलकोट से, जहां पर 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी तो दे दी गई है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए शेष 5 लोगों का बागलकोट जिला अस्पताल में अब भी इलाज चल रहा है। दरअसल कर्नाटक के बागलकोट में पागल कुत्ते के हमले में 11 दृष्टिबाधित बच्चों सहित 15 लोग घायल हुए हैं। बागलकोट शहर में सोमवार को एक आवारा पागल कुत्ते ने दृष्टिबाधित स्कूल के 11 बच्चों सहित लगभग 15 लोगों को काट लिया। बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए बागलकोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पहले रविवार को ही कुत्तों ने कुछ बच्चों को काट लिया था और सोमवार की सुबह नवानगर में कृषि उपज मंडी समिति के पास स्थित संजीवनी दृष्टिबाधित विद्यालय के कुल 11 छात्र इस हमले में घायल हो गए। स्थानीय लोग चिंतित हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में कुत्तों ने 15 लोगों को घायल कर दिया है। उन्होंने APMC प्रबंधन से उचित कार्रवाई करने की अपील भी की है, क्योंकि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिला सर्जन डॉक्टर महेश ने बताया कि बस स्टैंड के पास एक आवारा कुत्ते द्वारा काटे गए 11 बच्चों सहित 15 लोग इलाज लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि सभी को एक ही कुत्ते ने काटा हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि घाव की प्रकृति से पता चलता है कि ये किसी पागल कुत्ते का काम हो सकता है। डॉक्टर महेश के अनुसार ये घाव श्रेणी 3 के कटाव का प्रतीत होता है, जिसमें कि एक या कई ट्रांसडर्मल काटने या खरोच के निशान शामिल होते हैं। डॉक्टर महेश ने कहा कि श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाले काटने को स्वास्थ्य के लिए संबंधित जोखिम के कारण गंभीर माना जाता है। घायल लोगों को टेटेनस के इंजेक्शंस और रेबीज का टीका लगाया गया है। अस्पताल आए 15 लोगों में से 10 को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें भर्ती कराया गया है। संजीवनी दृष्टिबाधित विद्यालय की शिक्षिका हेमवती ने बताया कि स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। दृष्टिबाधित बच्चे अपने घरों में रहते हुए भी इलाकों में आवारा कुत्ते उन्हें काट लेते हैं।
हेमवती ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से उचित कार्रवाई करने और कुत्तों के हमलों से बचाने की अपील की है। दोस्तों, खबर सुनते हैं जयपुर राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उस समय तीखी बहस हुई जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन को बताया कि भजन लाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी जामडोली बौद्धिक दिव्यांग आश्रय गृह में 9 कैदियों की मौत हो गई थी। प्रशासन काल के दौरान कांग्रेस विधायक रफीक खान द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने एक सूची पेश की जिसमें दिखाया गया कि 2020 और 2023 के बीच 15 कैदियों की मौत हो गई, लेकिन खान ने मंत्री पर विधानसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि आंकड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार के मात्र 18 महीनों में हुई 9 मौतों पर सवाल उठ रहे हैं। खान ने कहा कि मंत्री ने 2020-23 के बीच 15 मौतों का आंकड़ा बताकर गुमराह करने की कोशिश की है। दरअसल ये 3 साल के नहीं बल्कि 2018 से 2023 तक के पूरे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आंकड़े हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि 15 मौतों की सूची में 2 मौतें दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में भजन लाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार के पिछले 18 महीनों में 9 कैदियों की मौत हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया, जिससे सदन में हंगामा मच गया और उन्होंने इन मौतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर दबाव डाला और कहा कि वे बताएं कि महज 18 महीनों में 9 कैदियों की मौत कैसे हो सकती है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को
दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लूडार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ। वेतन कंपनी के अनुसार। योग्यता 10वीं 12वीं पास। दिव्यांगता हाई LD, लो विजन। आयु 18-38 वर्ष। फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं सेतु की। क्या आप दिव्यांग हैं और सिविल सेवक बनना चाहते हैं? आपके लिए ये मौका है। भारत का अपना समावेशी UPSC कोचिंग कार्यक्रम सेतु 21 सितंबर 2025 को अपनी छात्रवृत्ति परीक्षा शुरू करने जा रहा है। सेतु के माध्यम से इस वर्ष 50 उम्मीदवारों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी।
जिसमें कि शंकर IAS अकादमी द्वारा निःशुल्क UPSC कोचिंग, सुलभ शिक्षण सामग्री, ब्रेल, ऑडियो, बड़े प्रिंट स्क्रीन रीडर के अनुकूल, ISL व्याख्या, स्क्राइब और मेंटरशिप शामिल है। सेतु केवल कोचिंग नहीं है, ये सुलभता, समानता और सफलता के लिए बनाया गया है। पूर्णतः वित्त पोषित छात्रवृत्तियां 2025 में 30 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। सुलभ शिक्षण प्रारूप दिया जाएगा, उचित परीक्षा सुविधाएं दी जाएंगी, हाइब्रिड कोचिंग मॉडल होगा, मेंटरशिप में समर्थन दिया जाएगा, सिविल सेवा और पूर्व छात्र नेटवर्किंग से समर्पित मेंटर्स प्राप्त कराए जाएंगे, प्रजाहित फाउंडेशन के नेतृत्व में सहकर्मी शिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सेतु की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, जो कि है upsc-setu-scholarship-test। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, आर्थिक समावेशन और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एमिटी विश्वविद्यालय में बुधवार को पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग बच्चे तरह तरह का एडवेंचर करते इसमें नजर आए। उनकी शारीरिक कमी उनके हुनर को रोक नहीं पा रही थी। फेयर का विषय था हुनर से आत्मनिर्भरता तक, दिव्यांगजन दिव्य आशा। ये कार्यक्रम एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से आयोजित किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अतिरिक्त सचिव मनमीत कौर नंदा ने किया। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसा उत्सव मना रहे हैं जो दिव्यांगजनों या विशेष बच्चों की क्षमता को दर्शाता है कि जीवन में वो किसी से कम नहीं। इस अवसर पर अमिटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर बलविंदर शुक्ला, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक कुमार राजू, एमिटी विश्वविद्यालय में हेल्थ साइंसेज क्षेत्र के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर SK श्रीवास्तव और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज की निदेशक डॉक्टर जयंती पुजारी मौजूद रहे। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एक वायरल वीडियो की। कार्तिक आर्यन के चहेतों की कमी नहीं है, मगर कार्तिक ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक अनोखे फैन से मिलवाया, जिनसे मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक आर्यन ने अपने अभिनय के बूते पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। फैंस का उन्हें भरपूर प्यार मिला है। कार्तिक से मिलने दूर दूर से फैंस माया नगरी पहुंचते हैं और हाल ही में एक दिव्यांग फैन कार्तिक आर्यन से मिलने पहुंचा, जिससे मिलकर कार्तिक बहुत ही खुश हुए। फैन से इस प्यारी सी मुलाकात का वीडियो कार्तिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने इस फैन से मुलाकात को अपने अच्छे कर्मों का फल बताया है। कार्तिक आर्यन से मिलने आए दिव्यांग फैन ने बिना कुछ बोले ही ये जता दिया कि वे अभिनेता को किस कदर पसंद करते हैं। कार्तिक आर्यन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, तुम बोल नहीं सकते लेकिन मैं तुम्हारे अनमोल भावों के जरिए तुम्हारी सारी भावनाएं सुन रहा हूँ। तुम सुन नहीं सकते थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुमने मेरे प्यार को महसूस जरूर किया होगा। इतना सच्चा प्यार और स्नेह पाने के लिए मैंने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। वाराणसी से इतनी दूर आने और मेरा दिन खास बनाने के लिए और मुझे इतना खास महसूस कराने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। दोस्तों, कार्तिक आर्यन के इस पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं। सभी कार्तिक की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि एक ही तो दिल है कार्तिक, कितनी बार जीतोगे। एक अन्य यूजर ने लिखा है, फैंस को खुश करने में आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि इसी वजह से लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भले ही इस फैन के पास आवाज नहीं, लेकिन भावनाओं से उसने सब कुछ जता दिया है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एक सेमिनार की, जिसका शीर्षक है साहित्य में विकलांगता विमर्श, स्वर, प्रतिनिधित्व एवं परिप्रेक्ष्य, यानी कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर, वॉइस, रिप्रेजेंटेशन एंड पर्सपेक्टिव। दोस्तों, ये एक दिवसीय सेमिनार है जो 14 सितंबर 2025 को होने जा रहा है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली में।
इसमें सहभाग ले सकते हैं साहित्य के विद्यार्थी, शोधकर्ता, विकलांगता कार्यकर्ता, रचनात्मक लेखक, शिक्षक तथा समावेशी विमर्श में रुचि रखने वाले सामान्य जन भी। आइए सुनते हैं इस सेमिनार की रूपरेखा के बारे में। 10 बजे से 10:50 पर होगा इनॉग्रल सेशन, जिसमें होगा स्वागत भाषण, आरंभिक टिप्पणी, एक मुख्य व्याख्यान, पुस्तक विमोचन एवं अध्यक्षीय वक्तव्य। उसके बाद 11:10 से 12:10 तक सेल्फ डिसेबिलिटी यानी आत्म विकलांगता पर एक सेशन होगा। विकलांग लेखकों द्वारा रचित साहित्य, आत्मकथा, काव्यात्मक साहित्य तथा साहित्य में विकलांगता का जीवित अनुभव स्वर, प्रतिरोध एवं आत्मकथ्य की दृष्टि से विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन सेशन होगा 12:10 से 1:10 के दौरान। 1:10 से 2 बजे तक भोजन अवकाश यानी कि लंच ब्रेक दिया जाएगा। 2 बजे से 3 बजे तक विकलांगता विमर्श एक साहित्य परिप्रेक्ष्य यानी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स एज अ लिटरेचर पर्सपेक्टिव पर चर्चा की जाएगी। 3 से 4 बजे के दौरान आगे की राह यानी कि द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंक्लूसिव लिटरेसी पर्सपेक्टिव, इस पर चर्चा की जाएगी एवं साहित्य मंचों में विकलांगता विमर्श को मुख्य धारा में लाने पर चर्चा की जाएगी। 4 बजे से 4:15 तक टी ब्रेक और रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया जाएगा। उसके पश्चात 4:15 से 6 बजे तक रचनात्मक सत्र, जिसमें कविताएं एवं लघु पाठ शामिल होंगे। इसके बाद 6 बजे समापन सत्र होगा यानी कि क्लोजिंग सेशन, जिसमें के सर्टिफिकेट्स एंड वोट ऑफ थैंक्स यानी प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा तथा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये संगोष्ठी, ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो जरूर याद रखें, तारीख है 14 सितंबर 2025, स्थान ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली। सुनेंगे इस हफ्ते की डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरें। अर्जेंटीना में दिव्यांग लाभों पर बड़ा फैसला। अर्जेंटीना की सीनेट ने राष्ट्रपति जेवियर माइली की वीटो को खारिज करते हुए दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने वाला बिल पास किया है। इसे दिव्यांगजनों के अधिकारों की बड़ी जीत माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दिव्यांग बच्चों पर स्कूलों में बुलिंग। ऑस्ट्रेलिया की संस्था CYDA की रिपोर्ट में सामने आया है कि दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में न सिर्फ साथी बच्चों बल्कि स्टाफ के व्यवहार से भी बुलिंग और बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट ने एंटी एबलिज्म ट्रेनिंग और सख्त नियमों की मांग की है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑटिस्टिक छात्र को बार-बार रोके जाने पर केस। विक्टोरिया के ईस्टर्न रेंजेस स्कूल पर एक ऑटिस्टिक छात्र को कई बार जबरन रोके जाने यानी रिस्ट्रेन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। परिवार ने इसे डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन बताया और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर का दावा भी किया। ब्रिटेन में सुनी जा रही है संगीतकार से एक्टिविस्ट बने सर रॉबिन मिलर की आवाज। ब्रिटेन के मशहूर ब्लाइंड म्यूजिक प्रोड्यूसर सर रॉबिन मिलर ने कहा कि उन्हें आज भी भेदभाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे एक्सेसिबल टिकट बुक करने के लिए बार बार दिव्यांगता का सबूत देना पड़ रहा है। उन्होंने सिस्टम में गहरे बदलाव की जरूरत भी बताई। WHO और UN की वैश्विक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट बता रही है कि दिव्यांगजनों को समय से पहले मौत, खराब स्वास्थ्य और अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी साल बर्लिन में ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट हुआ, जहां WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन हेल्थ इक्विटी शुरू किया। शारजा, UAE में VR इंक्लूजन विश्व सम्मेलन। दोस्तों, 15 से 17 सितंबर 2025 तक शारजा में होने जा रहा है VR इंक्लूजन नामक एक विश्व सम्मेलन। इसमें 72 देशों के 150 अधिवक्ता शामिल होंगे। विषयों में शिक्षा, रोजगार, कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य, मीडिया और कला में दिव्यांग समावेशन शामिल है। ये पहली बार है कि सम्मेलन मीना क्षेत्र यानी MENA मध्य पूर्व में हो रहा है।
दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर अब तक हमने सुनी देश और दुनिया से जुड़ी विकलांगता जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट खबरें। अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेक्शन में हम पढ़ते हैं DEPWD MSJE की फेसबुक पेज, इंस्टा हैंडल और सभी सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली लेटेस्ट पोस्ट, जिससे हमें पता चलता है विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बारे में, साथ ही शिष्यवृत्ति और अन्य कई योजनाओं के बारे में और डिपार्टमेंट की कई कोशिशों के बारे में। तो बढ़े चलते हैं आज की पहली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं पर्पल फेस्ट 2025 समावेश और सशक्तिकरण का एक भव्य उत्सव। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में पर्पल फेस्ट 2025 का दूसरा और अंतिम दिन था 11 सितंबर। ये शानदार रहा, जिसमें 1800 से भी अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और प्रतिभा, विविधता और समावेशिता के इस उत्सव में शामिल हुए। इसमें लगाए गए थे उद्यमिता स्टॉल। 22 उद्यमिता स्टॉल्स के साथ दिव्यांगजन उद्यमियों ने 2.54 लाख की प्रभावशाली बिक्री अर्जित की। ISLRTC के स्टॉल पर सुलभ वीर गाथा की 200 पुस्तकें भी वितरित की गई। खेल और संस्कृति में शामिल थे क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम से लेकर टेबल टेनिस तक। ऊर्जा अद्भुत थी। MIT के छात्रों और ISLRTC के छात्रों के बीच समावेशी क्रिकेट मैच ने वास्तव में एकजुटता की भावना को दर्शाया। अमर ज्योति, अक्षय प्रतिष्ठान, NIEPID और AYJNISHD ऐसे विशेष विद्यालयों और संस्थानों ने भी प्रतिभा और सौहार्द का प्रदर्शन किया, जिससे कि उत्सव जीवंत हो उठा। CRE कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और सतत पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल हुए। समापन सत्र में माननीय सुश्री ऋचा शंकर, उप महानिदेशक DEPWD ने स्कूलों, समुदायों और अन्य क्षेत्रों में समावेशिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आयोजन टीम और ISLRTC मोबाइल रिपेयर कोर्स के 16 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। दोस्तों, कार्यक्रम समन्वयक थे श्री राकेश कुमार गंगवाल, सहायक प्रोफेसर ISLRTC। इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने बड़ी सारी तस्वीरें इस आयोजन के वक्त की साझा की हैं, जिसमें कि विकलांग छात्रों के द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की भी कई सारी तस्वीरें मौजूद हैं। साथ ही इसमें कई सहभागी विद्यार्थीगण नजर आते हैं और मान्यवर गण भी मंच से अपनी बात सामने रखते नजर आते हैं। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं एक समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझने और जोड़ने वाली भाषाओं को अपनाएं। भारतीय सांकेतिक भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि ये संवेदनशीलता, सम्मान और जुड़ाव की भाषा है। तो आइए इस समावेशन की यात्रा में कदम बढ़ाते हुए आज हम सीखें कि भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में अभिवादन कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सांकेतिक भाषा दुभाषी का वीडियो, जिसमें सिंपल कॉमन टर्म्स जैसे कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड बाय, इन सभी की साइन करके दिखाए गए हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट की ये पोस्ट काफ़ी जगह लाइक की जा रही है और इसे काफ़ी सराहना भी प्राप्त हो रही है। इसके बाद एक अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं सितंबर को सुनने में अक्षम लोगों के लिए जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। ये एक सच्चे समावेशी समाज के लिए सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने की पहल है। तो आइए समावेशन की दिशा में पहला कदम उठाएं, सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला सीखने की अपनी यात्रा शुरू करके। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें साइन लैंग्वेज में वीडियो के माध्यम से सिखाया गया है ABCD से लेकर Z तक के सभी लेटर्स के बारे में
साइंस बनाकर दिखाए गए हैं। ये वीडियो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की इस पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएगा। इसे आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर। आगे एक स्कॉलरशिप के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट पोस्ट करते हैं, अपने सपनों की असीम संभावनाओं को उजागर करें। आपकी शिक्षा उन सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी हो सकती है। देर न करें, आज ही आवेदन करें और ज्ञान की शक्ति को अपनी परम महाशक्ति के रूप में इस्तेमाल करें। स्कॉलरशिप 2025-26 फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर क्लास 11th एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। Top class scholarship for undergraduate and postgraduate degree diploma in notified institutions of excellence in education. Last date for online application is 31st of October 2025. For more information, please visit scholarships.gov.in. इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि 7 सितंबर को विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों व समग्र क्षेत्रीय केंद्रों ने वेबिनार और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस बीमारी के प्रति सजगता और जागरूकता फैलाई। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD एक दुर्लभ बीमारी है जो बच्चों को प्रभावित करती है और धीरे धीरे मांसपेशियों की शक्ति कम कर देती है। इस बीमारी में समय पर पहचान, चिकित्सीय देखभाल और साथ ही सामाजिक समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर इस बीमारी के प्रति जागरूकता और सहयोग का संदेश फैलाएं, ताकि इससे प्रभावित बच्चों व परिवारों का जीवन अधिक सशक्त और सम्मानजनक बने। दोस्तों, इसके साथ शेयर किए गए ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे। Definition: Muscular dystrophy (MD) refers to a group of genetic, hereditary, muscular disease that weaken the muscles that move the human body. Characteristics: progressive skeletal muscle weakness, defects in muscular protein, death of muscle cells and tissues. तो दोस्तों, ये तो था प्रोग्राम का आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। ये सेक्शन और प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आपको कैसे लगते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहता है। तो मिलेंगे अगले शुक्रवार नई खबरें और नई अपडेट्स के साथ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर तीसरे घर में फैल रही बीमारी, रेडिएशन का श्राप या विकास की सजा झेल रही जादूगोड़ा की जनता। बेटे को डाउन सिंड्रोम होने की मिल रही सजा, न्यूजीलैंड से लगाई मां ने गुहार। कर्नाटक के बागलकोट में पागल कुत्ते के हमले में 11 दृष्टिबाधित बच्चों सहित 15 घायल। जामडोली आश्रय गृह में मौतों को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। आ रहा है भारत का समावेशी UPSC कोचिंग कार्यक्रम सेतु। शारीरिक कमी नहीं रोक पाई हुनर, नोएडा में दिव्यांग बच्चों ने व्हीलचेयर पर दिखाई अपनी कला। मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, दिव्यांग फैन से मिलकर खुश हुए कार्तिक आर्यन। 14 सितंबर को होगा सेमिनार प्रोग्राम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर, वॉइस, रिप्रेजेंटेशन एंड पर्सपेक्टिव।